अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बच्चों? मज़े में ना? आज हम कक्षा 5 हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया सकर्मक और अंग्रेजी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, बराबर, उससे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। लिंग से हमको ये पता चलता है कि वह लिंग का, जिसका अर्थ क्या होता है? निशान। निशान जिसको कहते हैं, बराबर, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है कि भाई ये पुल्लिंग है, मतलब पुरुष है या स्त्री है, बराबर। इसलिए इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का हो तो उसे पुल्लिंग कहेंगे और स्त्री जाति का हो तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उससे हमें थोड़ा पता चलेगा पुल्लिंग। पहले देखेंगे पुल्लिंग। उदाहरण के लिए, पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि, यह सब क्या है? यह सब पुल्लिंग है, बराबर, पुल्लिंग। हम जब ऐसे पूछेंगे वह क्या जा रहा है, तो कि बैल जा रहा है। वह क्या है, तो कि बकरा है। वह क्या है, तो मोर है। मोर कैसा है? मोहन कैसा है? लड़का कैसा है? हाथी कैसा है? शेर कैसा है? घोड़ा कैसा है? दरवाजा कैसा है? पंखा कैसा है? कुत्ता कैसा है? भवन, पिता, भाई कैसा है? यहाँ पर कैसा का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए, जैसे गाय, यहाँ पर गाय कैसा है नहीं आएगा। यहाँ पर हम कैसा पूछेंगे? गाय कैसी है, वह बकरी कैसी है, मोरनी कैसी है, मोहिनी कैसी है, लड़की कैसी है, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की कैसी है, कुतिया कैसी है, माता कैसी है, बहन कैसी है। मतलब यहाँ पर इससे हमको पता चलता है कि आगे जो पुल्लिंग है वहाँ पर कैसा आता है, जिससे पुरुष जाति है ना, पुल्लिंग है। और कैसी, जहाँ पर सवाल हम पूछेंगे कि भाई कैसी, तो उसका जिस सवाल से हमको जवाब कैसी से मिले, मतलब वो स्त्रीलिंग है। जैसे गाय कैसी है, मतलब ये स्त्रीलिंग है, बराबर। और कैसा हो तो क्या आएगा? पुल्लिंग। चलिए आगे देखेंगे। क्रिया। क्रिया की परिभाषा। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, बराबर। क्रिया तो हमें पता ही है, जैसे हम खाना पीना, हम जो खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, बराबर। ये सारी क्या चीज़ें हैं? क्रिया। जैसे यहाँ लिखा है पढ़ना, लिखना, खाना पीना, खेलना, सोना, ये सारी क्रियाएँ हैं आदि, बराबर। इसे क्या कहेंगे? क्रिया। उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द हमें क्या क्या बोध कराते? क्रियाओं की विशेषता, उसमें कौन सी विशेष क्रिया के अंदर बढ़ोतरी करने वाला विशेषता का बोध कराते, उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, बराबर। क्रिया की विशेषता उसमें पता चलती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हिरण तेज भागता है। देखो, हिरण तेज भागता है। अब हम ऐसा बोले हिरण भागता है, तो ये नॉर्मल क्रिया है भाई, के सादी क्रिया है कि भाई हिरण भागता है, उसमें कोई कुछ खास बात नहीं है। जब यहाँ पर क्या लिखा है? हिरण तेज भागता है। तेज भागता है मतलब इसमें कोई विशेषता बताई गई है, तेज। इस वाक्य में भागना क्रिया है, बराबर। जैसा हमने आगे पढ़ा कि भागना, खाना पीना, ये सब भागना क्या है? क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेजी से भाग रहा है। यह शब्द क्रिया विशेष, अर्थात तेज क्या है? क्रिया विशेषण है, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे
मनुष्य जाति, बचपन, किताब आदि, बराबर। मनुष्य तो वो एक जाति है, बचपन तो के भाव है, जैसे जवानी एक भाव है, किताब तो के वस्तु की बात है। तो ये सारी क्या बताएं हमको, ये सारी क्या चीज़ें बता रही है हमें, संज्ञा बता रही है। संज्ञा के भेद कितने हैं, तो कितने तरह की संज्ञाएं होती है, तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद है, लेकिन सामान्य रूप से वो 5 भेद में होते हैं। उसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले किसे कहते हैं, ठीक है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीन, स्थान, चीन क्या है, एक स्थान है। साइकिल तो कि वो वस्तु है। महात्मा गांधी तो कि वो व्यक्ति है, बराबर। तो जो व्यक्ति, जो केवल व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो बोध करा दे उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। अब हम बोलेंगे चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो ये जो चीन क्या हुआ, तो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। मुझे साइकिल चलाना आती है, तो साइकिल क्या है, वो वस्तु है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। महात्मा गांधी बड़े महान व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी ये एक व्यक्ति का संबोधन करते थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई इस तरह से। फिर ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक में क्या है, हमको भाववाचक से ही पता चल जाता है कि जिसमें भाव का प्रयोग किया जाए। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा आदि, ये सारे क्या है, भाव है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्य में सफलता में सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द है, बराबर। इसलिए ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, बराबर। लगातार परिश्रम करने से हमें सफलता कैसे मिलेगी, तो क्या सफलता मिलेगी, सफलता का भाव है इसमें, ठीक है। तो परिश्रम करने से हमें क्या मिलेगी, सफलता। तो इसमें जो भाव क्या है, भाववाचक संज्ञा सफलता, सफलता का भाव है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ, भाव, सफलता भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल है तो वो वस्तु है, गांव है तो वो स्थान है, आदमी है, प्राणी आदि। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, यह जाति है, बराबर। बच्चे तो ये क्या है, ये जैसे व्यक्ति हो गया, मतलब बराबर, एक जाति हो गई, बच्चों की एक जाति है, प्राणी जाति, मनुष्य जाति, बराबर। बच्चे, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, ये पक्षी, बराबर, ये पक्षी क्या है, एक जाति है, बराबर। पक्षियों की एक जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, बराबर। पेड़ों पर पक्षी, पक्षी क्या है, एक जाति है, पक्षियों की जाति, बराबर। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं। वह किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, या सारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सारे बच्चों की बात हो रही है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं तो वही सारे पक्षियों की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कोयला, तेल, हमें पता है ये द्रव्य मतलब क्या, कि जो लिक्विड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द्रव्य, उसे द्रव्य, कोयला, तेल, पानी, ये सारे चीज़ें क्या है, द्रव्य, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा इसे कहेंगे। जैसे कोयला, तेल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, मुझे दाल पसंद है। तो सोना भी एक क्या है, एक द्रव्य कह सकते, क्योंकि वो सोना भी है तो घन स्वरूप में, लेकिन जब उसे बनाया जाता है वो द्रव्य में से ही घन में बनता है। तो सोना एक आभूषण है, तो सोना भी एक द्रव्य। मुझे दाल पसंद है, तो एक दाल द्रव्य है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने और दाल शब्दों को किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। समुदायवाचक यानी समूह, जिसमें समूह साथ में हो सब,
उसका बोध जिससे पता चलता हो कि भाई सब साथ में है, तो उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक या क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है हो गई, बराबर, वहाँ बहुत भीड़ थी तो भीड़ क्या हो गया, समुदायवाचक। फिर झुंड है, पक्षियों का झुंड है तो झुंड वो क्या हो गया, समुदायवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी सेना की बात हुई है, सेना, तो ये सेना कहाँ पर, सेना मतलब उसमें बड़ा झुंड होता है, भीड़, बराबर, झुंड होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ये एक समूह हो गया, समुदायवाचक। यहाँ पे एक समूह की बात हुई है, समुदायवाचक की बात हुई है। मेरे परिवार में 4 सदस्य है, तो परिवार की बात हो रही है, ठीक है। तो परिवार आपको पता ही कि उसमें भी एक झुंड होता है, बराबर, 1-2 लोग 3-4 लोग जब मिलते हैं तब वो एक परिवार बनता है, ठीक है। तो वो परिवार की बात हो रही है, तो वो झुंड है, मतलब वो भी एक समूह हो गया, समूह हो गया, ये समुदाय हो गया। तो इसलिए ये इन ऊपर दिए गए वाक्यों में जो सेना है, परिवार है, वो किस चीज़ का बोध करा रहे हैं हमें, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा का बोध कहलाएंगे। ये जो परिवार या सेना है वो समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो यहाँ पर आज हमारा पाठ खत्म होता है। आगे के वीडियो में हम इस आगे के जो दूसरे व्याकरण हैं जो हमारे आगे पढ़ने के रह गए हैं उसके बारे में हम बाकी आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।